हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन और विरोध से संबंधित तथ्य पे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। साइमन कमीशन 1919 में अधिनियम आया था। 1919 में एक अधिनियम आया था और इस अधिनियम की जांच के लिए इसमें एक प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पे प्रत्येक 10 वर्ष पर एक कमीशन बनाया जाएगा, यानी एक ऐसी कमेटी गठित किया जाएगा जो ये जांच कर सके कि जिस कार्य के लिए या जिस प्रावधान हेतु अधिनियमित किया गया अधिनियम था वो उसी कार्य के रूप में संपन्न हुआ और उसका कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। लेकिन 10 वर्ष पूरा होता 1929 में, लेकिन वहाँ की सरकार ने जल्दबाजी दिखाते हुए 1927 में कमीशन गठित कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लेबर पार्टी आने के बाद में भारत के प्रति नरम रुख ना अपना ले। जब एक कमीशन गठित किया गया तो वहाँ पे काफ़ी विरोध हुआ। अपोजिशन के द्वारा ब्रिटेन में विरोध किया गया कि जिसका प्रावधान प्रत्येक 10 वर्ष पे किया गया था उसे इतना जल्दी क्यों बनाया जा रहा है। और उस विरोध को करने में जो आगे चल करके प्रधानमंत्री बनते हैं एटली, उनका भी कुछ रोल ज़रूर था, लेकिन उन्हें फिर इस कमीशन में शामिल कर लिया गया और विरोध समाप्त हो गया। विरोध ये किया गया था कि अगर आपने जो प्रावधान बनाया था 1919 के जो अधिनियम बनाए गए थे वो अगर सही थे तो उसके लिए इतना जल्दी में कमीशन क्यों गठित किया गया। दूसरी बात कि प्रांतों में द्वैध शासन जो लगाया गया था 1919 के अधिनियम के तहत, उसका प्रभाव नकारात्मक रहा और मानवाधिकार से संबंधित जो कार्य करने वाले लोग थे उन्होंने ब्रिटेन की आलोचना किया था, जो कि ब्रिटेन से संबंधित थे। आपको ज्ञात हो कि भारत में जिस समय हम ब्रिटिश भारत के गुलाम थे, जिस समय हमारे ऊपर ब्रिटिश का हुकूमत चलता था, यहाँ पर किसी भी प्रकार के वैश्विक संगठन का आना वर्जित था, यानी उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगर प्रतिबंध किसी भी संगठन के लिए लगा था तो यहाँ की स्थितियों को, यहाँ की परिस्थितियों को और भारतीयों की स्थिति पर वैश्विक मंच पे कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया, कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया। और जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आउटपुट या परिणाम नहीं निकला जिससे कि फायदा हो भारतीयों का। और जबकि अधिनियम में ये दिखाया गया था कि हम शासन भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए करते हैं, उनके व्यवस्था के लिए करते हैं, उन्हें एजुकेटेड करने के लिए, शिक्षित करने के लिए करते हैं, जबकि वास्तविकता तो ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन वसूलने के लिए करते थे। 1919 के अधिनियम के तहत इसे जांच करने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब जांच करने के लिए बनाया गया तो फिर विरोध किस बात का था, क्यों विरोध किया गया। भारत में इसके पक्ष में भी 2 गुट बन गए। एक गुट ऐसा था जो कहता था कि अंग्रेज कभी गलत नहीं हो सकते,
ब्रिटेन में एक कहावत है कि राजा कभी गलत नहीं होता, राजा कभी गलत नहीं होता, और ये कहावत आज भी वहाँ पे मान्य है। ब्रिटेन के जो राजा होते हैं या महारानी होती हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई केस कभी नहीं चलता। और उसी को ध्यान में रख करके कुछ भारतीय ऐसे थे, उन्हें लगता था कि अंग्रेज कभी गलत नहीं हो सकते, अंग्रेज कभी गलत नहीं हो सकते। और इसमें भारत के सबसे बुद्धिमान वर्ग शामिल था, और उस बुद्धिमान का एक नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी अंग्रेजों का विरोध करने का साहस नहीं किया। क्यों नहीं किया? साथियों, साइमन कमीशन जब भारत में आया और जब वहाँ पे गठित किया गया, 1927 में गठित किया गया था और 1928 में भारत में पहुंचा था। ऐसी क्या स्थिति थी कि अनन्य ज्ञानी, कई ऐसे देशों का भ्रमण करने वाले, विधि के ज्ञाता, अर्थशास्त्र के ज्ञाता, सामाजिक परिस्थितियों के जानकार, फिर वो अंग्रेजों के समर्थक क्यों थे? क्योंकि वो दलित समुदाय से आते थे और उस समानता का आधार रखते थे। वो फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में समानता और बंधुत्व देखते थे। उन्हें लगता था कि ये स्थिति भारत में क्यों नहीं। जैसे कहावत है भारत में कि भूखे पेट भजन नहीं होता। हम एकता की बात करते रहें, हम अखंडता की बात करते रहें, हम हिंदुत्व गौरव की बात करते रहें, लेकिन एक समुदाय को अगर हम नीचा दिखाते रहें, उसे समाज से तिरस्कार करते रहें, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी हमारे साथ अखंडता की बात करेगा, वो भी हमारे साथ हिंदुत्व पे गर्व करेगा। क्यों करेगा भाई? नहीं करेगा। अगर आप उसे मंदिर में जाने से रोकते हैं, उसके साथ भोजन करने से आप मना करते हैं, और फिर आप दिखावा करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ये चरितार्थ नहीं होता। और ये बात कौन समझ पाएगा? जो पढ़ा लिखा होगा। अंबेडकर साहब इस बात को समझते थे कि भारत में दो तरह के लोग निवास करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति दो तरह का चरित्र रखता है। सामाजिक मंच पे कुछ और कहता है और वास्तविकता में कुछ और होता है। और यही वजह था कि अंबेडकर साहब अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किए, क्योंकि उन्हें छुआछूत से नफरत था, उन्हें असमानता से नफरत था, उन्हें भेदभाव से नफरत था। और ये कौन मिटा रहा था? ये अंग्रेज मिटा रहे थे। अंबेडकर साहब, इनकी स्थिति को जब समझना हो तो अंबेडकर साहब की जीवनी को पढ़िए, और जब उन्हें आप देखेंगे कि किस तरह से विरोध करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें विरोध करने का, साइमन कमीशन के विरोध का भी ये विरोध जब करते थे, यानी साइमन कमीशन का समर्थन करते थे, तो लोग इन्हें गालियां देते थे। किसी भी पक्ष में और विपक्ष में बोलने के लिए एक प्रतियोगी होने के नाते आपको न्यूट्रल होकर के सोचना पड़ेगा। अंबेडकर साहब साइमन कमीशन के समर्थक थे, और जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उनके विरोधी थे। 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन गठित किया गया। और जब इनसे पूछा गया कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, तो इन्होंने कहा चुने हुए बुद्धिजीवियों की ज़रूरत है। इसका मतलब समझते हैं?
कि मुझे मेरे कमीशन में मेरी अध्यक्षता में चुने हुए बुद्धिजीवियों की ज़रूरत है, मतलब मुझे भारतीय नहीं चाहिए। और यही पॉइंट था विरोध करने का। भारतीयों को नफरत इसी बात से था कि अगर हम बुद्धिजीवी नहीं हैं तो आप 200 साल से भैया क्या क्या रहे थे? हमें शिक्षित बनाने के चक्कर में हमारा सब लूट ले गए, कच्चा माल उठा ले गए, हमको रोड पर छोड़ दिए, हमारे कुटीर उद्योग समाप्त कर दिए, हमारी कृषि व्यवस्था समाप्त कर दिए, हमारी पहचान समाप्त कर दिए, और हम ही को बता रहे हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं ही नहीं। और 7 व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया, और इन 7 व्यक्तियों में सब के सब अंग्रेज थे, और इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया और इसका विरोध किया गया। इसमें 7 व्यक्ति कौन कौन थे? सर जॉन साइमन और स्ट्रैथकोना, नाम भी देखिए, कोना, पाथर, ये सब नाम हैं इनके, हमारे यहाँ के नाम अच्छे होते हैं। स्ट्रैथकोना, बाथम, एटली, ध्यान रहे ये वही एटली हैं जो आगे चल करके प्रधानमंत्री बनेंगे और ये फिर भारत को आज़ाद करने की घोषणा करेंगे, लेकिन तब तक इन्हें 20 साल का समय लगेगा। 27 में बने, 47 में आज़ाद करेंगे। तो इन्हें याद रखिए, ये यहाँ पे आपको मिल गए हैं पहले ही। लेन फोक्स, कैडेगन, बर्नोड हार्ड सान, ऐसे भयंकर भयंकर नाम हैं। तो भारतीयों को नफरत होना तो तय है। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में कमीशन गठित किया गया था और 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, यानी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए, साइमन कमीशन का गठन हुआ कहाँ पे? लंदन में 8 नवंबर 1927 को। एकदम डेट ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर 1927 ईस्वी में गठन कहाँ पे हुआ? लंदन में। अभी साइमन कमीशन भारत पहुंचा भी नहीं कि 27 दिसंबर 1927 में मद्रास वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से आप समझ सकते हैं, मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद आमिद अंसारी, यानी M.A. अंसारी, M.A. अंसारी साहब इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और जब इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए अंसारी साहब ने प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसमें साइमन कमीशन का विरोध किया जाना था, और पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया। यानी कि 27 दिसंबर को ही निर्णय ले लिया गया था कि जैसे ही साइमन कमीशन भारत पहुंचता है हमें उनका विरोध करना है, वो चाहे क्यों ना हमारे लिए पूरी सौगात ही क्यों ना ले आएं, हमें आज़ादी ही क्यों ना दें, फिर भी हम उनका विरोध करेंगे। क्योंकि उन्होंने जो मांग किया था, हमें बुद्धिजीवी वर्ग चाहिए, अर्थात भारतीय नहीं चाहिए। मतलब अगर उनके नज़र में ऐसा है कि हम बुद्धिजीवी नहीं हैं तो हम भी दिखाएंगे कि हम क्या हैं और क्या नहीं हैं। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष M.A. अंसारी ने साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि कौन कौन इनके समर्थन में था बहिष्कार के और कौन कौन साइमन कमीशन के समर्थन में था। ध्यान रहे, बहिष्कार का समर्थन का मतलब ये हुआ कि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, और साइमन कमीशन का समर्थन का मतलब हुआ कि आप बहिष्कार का विरोध कर रहे हैं। तो बहिष्कार का समर्थन यानी साइमन कमीशन का विरोध कौन कौन किया? तो कांग्रेस ने तो किया ही,
कांग्रेस ने तो किया ही, साथ लिबरल फेडरेशन ने किया जो तेज बहादुर की संस्था थी। हिंदू मजदूर पार्टी ने किया। इन्होंने कहा कि साइमन को वापस चला जाना चाहिए, यहाँ इनका औचित्य औचित्य नहीं है। और मुस्लिम लीग दो भागों में बंट गया। मुस्लिम लीग दो भागों में बंट गया। एक भाग ने तो साइमन कमीशन का विरोध किया, यानी बहिष्कार का समर्थन किया, और एक है मोहम्मद शफी का गुट। मोहम्मद शफी इनका गुट था, जो ये भी मुस्लिम लीग के ही थे। तो इनके गुट ने साइमन कमीशन का समर्थन किया, यानी बहिष्कार का विरोध किया। और भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक संघ, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो समर्थन किसने किसने किया? यानी कमीशन का समर्थन का मतलब ये हुआ कि बहिष्कार आंदोलन का विरोध करना। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर थे, सबसे बढ़ चढ़ करके इन्होंने विरोध किया था। जो लोग बहिष्कार कर रहे थे, यानी साइमन कमीशन का स्वागत किया इन्होंने। मुस्लिम लीग के मैंने भी बताया कि दो गुट हो गए थे, जिसमें मोहम्मद शफी का गुट जो है कमीशन का समर्थन किया। जस्टिस पार्टी या मद्रास, यानी मद्रास का जस्टिस पार्टी जो है उसने समर्थन किया कमीशन का, और पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया। ध्यान रहे, यहाँ पे अंबेडकर साहब, लीग, जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट। यहाँ पे प्रश्न ऐसा दे सकता है कि निम्नलिखित में से किसने साइमन कमीशन का विरोध किया था? तो 3 पॉइंट इसमें से दे देगा, एक इसमें से उठा करके कोई दे देगा। और ध्यान ये भी रहे कि मुस्लिम लीग कभी नहीं देगा, जब भी देगा समर्थन में तो मोहम्मद शफी का गुट का नाम देगा, और जबकि बहिष्कार के समर्थन में देगा तो मुस्लिम लीग देगा, जबकि मुस्लिम लीग के ही सदस्य थे मोहम्मद शफी गुट। तो ये दोनों चीज़ों का यहाँ पे अंतर समझिएगा। अब यहाँ पे एक महोदय हैं सर शिवास्वामी अय्यर। सर शिवास्वामी अय्यर जो है ये इतना क्रोधित थे कि जो भारतीयों को नहीं लिया गया था, शायद इनका नाम रिकमेंड किया जाता है, उनका नाम नहीं किया गया था आगे, तो बहुत गुस्सा हुए। और गुस्से में इन्होंने कहा कि साइमन कमीशन आए, इन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। तब इनको लोगों ने समझाया, भाई साइमन कमीशन व्यक्ति हैं तो उन्हें कैसे फेंक दोगे? तब क्या बोल दिए? तो बोल दिए, अब रद्दी में टोकरी में फेंकने लायक बोल दिए। 3 फरवरी 1928 में साइमन आयोग जो है मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 में आयोग मुंबई पहुंचा, और मुंबई को उस दिन हड़ताल घोषित कर दिया गया, और काले झंडे के साथ साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन गो बैक का नारा दिया गया और विरोध शुरू हो गया। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, जब इन्होंने विरोध किया तो इनको बहुत अच्छी खासी लाठी से पिटाई हुई। केवल लाला लाजपत राय महोदय ही लाठी से नहीं मारे गए थे, बड़े बड़े नेता मारे गए थे। जवाहरलाल नेहरू मारे गए, गोविंद बल्लभ पंत मारे गए। अब क्या लखनऊ के विरोध का नेतृत्व इन्हीं दोनों में से कोई कर रहा था? तो नहीं। खली कुज्जमा के नेतृत्व में लखनऊ में विरोध किया जा रहा था। यानी लखनऊ के विरोध की अध्यक्षता कौन कर रहा था? खली कुज्जमा कर रहे थे, और इनके अंतर्गत इनके नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत महोदय विरोध कर रहे थे और लाठियों से मार खाए थे। वहीं टी
टी प्रकाशम, इन्होंने मद्रास में विरोध किया। और लाहौर में लाला लाजपत राय साहब, लाला लाजपत राय साहब ने विरोध किया और लाठियां इनके ऊपर इतनी पड़ी कि अंततः इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय साहब ने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेज़ों की ताबूत की कील साबित होगी। हम रहें या ना रहें, लेकिन अंग्रेज़ अब नहीं रहेंगे। लाला लाजपत राय साहब ने उस समय भगत सिंह को और उनके साथ अन्य सहयोगियों को मारने के लिए जो इनके ऊपर लाठी चलवाए थे, सैंडर्स की हत्या जब हुई थी तो इन्हीं के प्रतिशोध के रूप में किया गया था। यहाँ पे लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू साहब और गोविंद बल्लभ पंत साहब, इन दोनों लोगों ने लाठियाँ खाई थी और खलीकुज्जमा के नेतृत्व में लखनऊ में विरोध किया गया था। मद्रास में टी प्रकाशम और लाहौर में लाला लाजपत राय साहब इसके नेतृत्व करता थे। साइमन कमीशन 1928 और 1929 में 2 बार भारत की यात्रा पे रहा। उसके पश्चात 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंप दिया। रिपोर्ट सौंपने के पश्चात इसी रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन हुआ। भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड। ये बहुत ही गुस्से वाला इंसान था और भारतीयों से नफरत बहुत करता था। लॉर्ड बर्केनहेड ने कहा कि अगर भारतीय अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं, जब कहा गया कि साइमन कमीशन का विरोध करने का कारण क्या है, तो लोगों ने कहा कि वो केवल श्वेत कमीशन है, इसलिए श्वेत कमीशन है, उसमें भारतीयों को नहीं लिया गया। तो लॉर्ड बर्केनहेड जो कि भारत सचिव थे, उस समय भारत सचिव थे ये, इन्होंने कहा कि भारतीय अगर इतना बुद्धिजीवी हैं तो सब लोग मिल करके एक संविधान बनाएं। इन्होंने चुनौती दिया, एक संविधान बनाएं और वो संविधान अगर सर्वदलीय मान्य हो तो हम भारत को बुद्धिमान मानते हुए कुछ बारे में सोच सकते हैं। इस प्रस्ताव को और इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू साहब, मोतीलाल नेहरू अर्थात कह सकते हैं कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने जब चुनौती को स्वीकार किया तो भारत के सभी जितने भी प्रकार के संस्थाएं थीं, उन सभी संस्थाओं से बातचीत करके और उन्हें एक मंच पर लाने का कार्य प्रारंभ किया गया। लॉर्ड बर्केनहेड को ये पूरा भरोसा था कि भारत विविधता वाला देश है और हर किसी को अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी की भूख है, इसलिए वो एक नहीं हो पाएंगे। ऐसा उनको इसलिए लगा था क्योंकि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और इसके पश्चात 1925 में विट्ठल भाई पटेल साहब को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। तो उनको लगा था कि जिस तरह से स्वराज पार्टी के लोग चुनाव लड़ने के लिए आपस में लड़ गए थे, तो एक तो पूरे देश का संविधान बनाने के लिए कैसे शांत रह सकते हैं। लेकिन वो भूल गए थे कि हिंदुस्तान में आपस में लड़ने की अगर प्रवृत्ति है तो ज़रूरत पड़ने पर एक होने की भी संस्कार भी हमारे भारतीयों में है। मोतीलाल नेहरू साहब अध्यक्ष बने और इनके अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई।
9 सदस्य इस समिति में बनाए गए, जिसे नेहरू समिति और बाद में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। नेहरू समिति और नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। 11 मई 1928 को 11 मई 1928 को समिति का गठन किया गया, यानी नेहरू समिति गठित हुआ। उसके बाद में 28 अगस्त 1928 को रिपोर्ट पेश किया गया। इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इसमें 29 दल को आमंत्रित किया गया था। जब बैठक हुआ तो उसमें 29 दल के सदस्य शामिल हुए। कुछ लोगों के अनमन बातों से, कुछ लोगों के थोड़े बहुत विरोध के बावजूद इसे पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर 29 सदस्य हैं, 29 दल हैं, तो कुछ ना कुछ दल ऐसे ज़रूर होंगे जो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते रहे होंगे। लॉर्ड बर्केनहेड अपने को जीता साबित करने के लिए सारी कोशिश किए कि नेहरू रिपोर्ट सभी दलों का सर्वसम्मति से पास ना हो पाए, जो कि ये सफल भी रहे। 11 मई 1928 को इसका गठन किया गया और वो 28 अगस्त 1928 को रिपोर्ट पेश कर दिया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय अनुदार दल की सरकार था, यानी कि जो लेबर पार्टी था उसके विपरीत जो इनके वहाँ पे एक सैडो कमीशन चलता है, जिसे बोलते हैं सैडो कैबिनेट। सैडो कैबिनेट का मतलब ये होता है कि एक सरकार जो जीता हुआ होता है वो सरकार बनाए रहता है, और जो अपोजिशन होता है इसी सरकार की तरह अपोजिशन में भी पीएम होते हैं। सारी क्राइटेरिया की तरह वहाँ भी मंत्री बनाए जाते हैं कि अगर इनकी सरकार गिरती है तो ये तुरंत सरकार बना लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में ऋषि सुनक महोदय ने सरकार बनाया है, वो इसी तरह की प्रवृत्ति से बनाया गया है। तो जो सैडो कैबिनेट था, उन्होंने उम्मीद जताया था कि शायद लॉर्ड बर्केनहेड हार सकते हैं। अंततः ऐसा नहीं हुआ। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखा था संविधान बनाने के लिए। फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय बैठक किया गया। इसमें 29 दल शामिल थे और प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई दल, कांग्रेस राष्ट्रीय उदारवादी संघ और कांग्रेस पार्टी, ये इस तरह का दिखाया गया है कि जिसमें आप सभी संप्रदाय को कह सकते हैं। सभी संप्रदाय शामिल था। लॉर्ड बर्केनहेड यही जानते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे हैं, ये कैसे एक मंच पे आएंगे? क्योंकि इन्होंने वहाँ का, यूरोप का, अमेरिका का स्थिति देखा था कि एक ही धर्म के लोग अलग अलग मंच पे होते थे। तो भारत में तो कई धर्म के लोग हैं, लेकिन वो भूल गए धर्म भले अलग है, लेकिन जो हमारी पौराणिक, हमारी जो प्रतीकात्मक समाज के रूप में हमें संस्कार मिला है, उस संस्कार को कहाँ से तोड़ दोगे? 11 मई 1928 को बम्बई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया। जब दूसरा सर्वदलीय बैठक हुआ तो उसमें संविधान के सारे मुख्य बिंदुओं को शामिल कर दिया गया। इसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे,
जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. अणे, मंगल सिंह, अली इमाम, जे.पी. प्रधान, शोएब कुरैशी, एम.आर. जयकर। बाद में इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। देखिए, ये जो 9 सदस्य हैं, इन 9 सदस्यों के साथ साथ एम.आर. जयकर महोदय हैं, और एम.आर. जयकर महोदय ने अपना नाम वापस ले लिया था। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट के लिए नेहरू समिति जो गठित किया गया था उसमें 10 सदस्य शामिल थे। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना नाम वापस ले लिया था? बाद में 9 सदस्य बचे थे, तो एम.आर. जयकर महोदय ने अपना नाम वापस ले लिया था। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख बातें। जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तब इसको लेकर के जिस तरह से लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था, लॉर्ड बर्किनहेड को ये बात पता थी कि पूरे भारतीय किसी भी प्रकार से एक बात पे सहमत नहीं होंगे और कुछ लोग सहमत ना हो, इसकी पूरी कोशिश लॉर्ड बर्किनहेड ने किया भी था। जब नेहरू रिपोर्ट सामने आया तो सबसे पहला विरोध जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों लोगों ने कहा कि संविधान में पूर्ण स्वराज शब्द डाल दीजिए। हम पूर्ण स्वराज से नीचे अब समझौता नहीं करेंगे। और इस बात को लेकर के मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस में अनबन हो गया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और इनके एक सहयोगी सत्यमूर्ति भक्त, ये जितने युवा नेता थे, इन लोगों ने कहा अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको किसी भी रूप में अंग्रेज़ों का गुलामी नहीं बर्दाश्त है। यहीं पर नेहरू रिपोर्ट विफल हो गया। साथ ही नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि द्विसदनीय विधानमंडल की बात की जाए और डोमिनियन स्टेट की बात किया गया। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाए, स्वामी अंग्रेज बने रहें। और इसे लेकर के भारतीय युवा जितने थे उन सभी लोगों ने इसे नकार दिया। साथ ही पंजाब में जो क्रांतिकारी दल थे, जैसे भगत सिंह, भारत के उत्तर भारत में कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं था सिवाय स्वराज के। ये कहते थे अंग्रेज़ों को मार के भगाओ, वो तो प्यार से बात भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग सम्मान देते थे, इज्जत देकर बतियाते थे, भाई भाग जाओ। नेहरू रिपोर्ट में द्विसदनीय विधानमंडल की बात कही गई और मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी हो, इसका प्रावधान किया गया। यानी द्विसदनीय व्यवस्था किया गया और साथ ही साथ मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी हो। यानी किसके प्रति फिर उत्तरदायी ना हो? अगर सदन के प्रति उत्तरदायी होता है तो मतलब गवर्नर के प्रति नहीं होगा। सदन में जो अध्यक्ष होगा वो नेतृत्व करेगा, तो गवर्नर क्या करेंगे? इस बात को अंग्रेज सहमत नहीं हुए, कुछ बात को भारतीय सहमत नहीं हुए, तो कुछ बात से अंग्रेज सहमत नहीं हुए। और लॉर्ड बर्किनहेड अपनी चुनौती में हार न जाएं, वो पूरी कोशिश में थे कि नेहरू रिपोर्ट बेकार हो जाए और ध्वस्त हो जाए। गवर्नर जनरल की स्थिति में केवल संवैधानिक मुखिया का दर्जा दिया गया। इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल एक संवैधानिक मुखिया मात्र रह जाए और पूरा कार्य संसद करे, सदन करे। इसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई।
सांप्रदायिक आधार पर 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था और आगे चल करके 1919 में ईसाई, दलित, सिख सबके लिए प्रावधान कर दिया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट में जब बात संविधान बनाया गया उसमें साफ साफ कहा गया कि सांप्रदायिक आधार पर किसी भी प्रकार के औचित्य को मैं नकारता हूं, यानी नेहरू रिपोर्ट में इसे अस्वीकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। इसको लेकर के कुछ भारत के जैसे अन्य समुदाय थे, अल्पसंख्यक समुदाय थे, जो मुस्लिम को मिला हुआ पृथक निर्वाचन मंडल था, तो जैसे दलित थे, इन लोगों को भी चाहिए था। इन लोगों ने भी नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया कि अगर सांप्रदायिक रूप में हमें पृथक निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाएगा तो हम ऐसे देश से अच्छा है अंग्रेजों के गुलाम ही बने रहें। नागरिकता को परिभाषित करते हुए 19 मूल अधिकारों की बात कही गई। ध्यान रहे, नेहरू रिपोर्ट पहली ऐसी रिपोर्ट है जहां पर मौलिक अधिकार की बात कही गई है, जहां पर मौलिक अधिकार की बात कही गई है। और कितने मौलिक अधिकार? 19 मौलिक अधिकारों की बात कही गई। 1931 में मौलिक अधिकार पर चर्चा करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कराची में मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे और उसे भी मांग करेंगे। लेकिन सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में 1928 में ही 19 मौलिक अधिकारों की चर्चा कर दी गई थी, यानी कि मूल अधिकार के बारे में चर्चा 19 को प्रतिपादित कर दिया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार इसलिए किया गया कि ब्रिटेन के संविधान में मौखिक रूप से जो अधिकार मिला हुआ है वो जब चाहे संसद पलट सकता है, सर्वशक्तिशाली है। वहाँ पे कोई भी लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत में लिखित इसलिए रखते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ की स्थिति कैसी है, केवल उन्हें लूटना था और शासन करना था। भारतीयों ने जब मौलिक अधिकार की मांग किया तो अंग्रेज़ों ने कहा ये क्या होता है, जो हम बोलें वही तुम्हारा अधिकार है। और भिखमंगों को, यही शब्द थे कि भिखमंगों को भोजन चुनने का अधिकार नहीं होता है, केवल लूट कर जो मिल जाए खाने का ही अधिकार होता है। वो मौलिक अधिकार क्या करेंगे? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए जिसके अधिकार संसद के द्वारा निर्धारित हों, इसकी बात नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। बाद में जब 1935 अधिनियम आया तो सुप्रीम कोर्ट एक संघ का कोड बनाने की बात की गई, जबकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार था वो अंग्रेज़ों के हाथ में था, वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था, गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। यानी इस रिपोर्ट को ओवरऑल देखा जाए तो जिन्ना साहब ने मना कर दिया और इन्होंने साफ साफ अस्वीकार करते हुए कहा आगा खां और सफ़ी खां के हम साथ जा रहे हैं। मतलब जो नेहरू रिपोर्ट आया, इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अभी तक भारत के एकता के नुमाइंदगी करते थे, भारत की अखंडता की बात करते थे, वो अचानक से मुस्लिम लीग के तरफ हो गए और इन्होंने आगा खां और सफ़ी खां का साथ दिया। ऐसा इन्होंने क्यों किया? इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो सांप्रदायिक आधार पे पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी, जब इसे नेहरू रिपोर्ट में स्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकार कर दिया गया, तो भारत के मुसलमान जो थे, भारत के मुसलमान और ख़ास करके लीग के सदस्य, इनके अंदर भय व्याप्त हो गया कि हमारा क्या होगा। और इसलिए जिन्ना को भय ये व्याप्त हुआ कि सबसे ताकतवर कौन बन के सामने आ रहा है? जवाहरलाल नेहरू।
और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सबसे ताकतवर के रूप में सामने आ रहे हैं, और जब ये ताकतवर के रूप में सामने आ रहे थे तो जिन्ना का अपना वजूद, अस्तित्व अपना खतरे में नजर आया। तो इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो मुस्लिम लीग के सदस्य हुए और अंततः वो पाकिस्तान बनाने में कामयाब रहे। बाद में वो काफ़ी पश्चाताप भी किए, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति भक्त जैसे नेता पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। यानी नेहरू रिपोर्ट में 6 बातें प्रमुख थीं। पहला, डोमिनियन स्टेट, और दूसरा, द्विसदनीय विधानमंडल जो मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी हो। तीसरा, संवैधानिक मुखिया के तौर पर, मात्र संवैधानिक मुखिया के तौर पर गवर्नर का होना। चौथा पॉइंट, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया गया। और पांचवा है, नागरिकता परिभाषित करते हुए वो नए मूल अधिकारों की बात कही गई। और छठा है, सर्वोच्च न्यायालय की मांग की गई जो कि संसद के अधिकार क्षेत्र में हो। तो याद रखिए, नंबर 1 डोमिनियन स्टेट, नंबर 2 द्विसदनीय विधानमंडल, नंबर 3 संवैधानिक मुखिया, नंबर 4 सांप्रदायिक आधार और पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त करना, 5वें मूल अधिकार, 6वें सर्वोच्च न्यायालय। यानी यही 6 पॉइंट नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज चाहते थे, जिसका साथ दे रहे थे सत्यमूर्ति भक्त, इनके जैसे अन्य युवा नेता। और जिन्ना ने विरोध इसलिए किया क्योंकि सांप्रदायिक आधार पे इसे अस्वीकार किया गया था, इसलिए जिन्ना ने साथ छोड़ दिया कांग्रेस का और मुस्लिम लीग के समर्थक हो गए, आगा खां खपी खां के साथ हो गए। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।